Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the third lecture of the series of CPC. So we are discussing some terms. In this parties, subject matter, cause of action we have already discussed. We had seen that cause of action in the earlier lecture. Then matter in issue, title and relief. Now one by one first we have to discuss all these. जिसमें से cause of action I had already explained to you. अब cause of action complete हो गया, इसको दोबारा explain नहीं करूँगा. That is over. अब मैटर इन इशू अभी कंप्लीट नहीं करूँगा, वो रेस जूडिकाट एक्शन में दोबारा से एक्सप्लेन होगा. एंड आई वुड बी ब्रीफ इन मैटर इन इशू. टाइटल ऑल्सो विल नॉट बी टोटली कंप्लीटेड. आई विल ऑल्सो ब्रीफ ऑन दैट. वो भी रेस जूडिकाट एक्शन में एक्सप्लेन होगा. अब रिलीफ आई एम कंप्लीटिंग हेयर, लेकिन ऑर्डर टू रूल 2 आएगा तो वहाँ पर आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा. सब्जेक्ट मैटर आई विल बी कंप्लीटिंग हेयर, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे. पार्टीज भी एक इंस्टेंट तक कंप्लीट होगा, एक इंस्टेंस तक कंप्लीट होगा पार्टीज भी. तो जेंडर ऑफ पार्टीज एंड ऑल दैट, सो ऑब्वियसली दैट वुड बी डिस्कस्ड व्हेन वी कम ऑन दैट स्टेज. तो इसमें एक दो चीज़ें हैं जो अभी कंप्लीट करेंगे, बट सब्जेक्ट मैटर दैट शुड नॉट बी रिपीटेड. एंड रिलीफ, एक्सप्लेनेशन मीनिंग ऑफ द रिलीफ शैल नॉट बी रिपीटेड. लेकिन मैटर इन इशू, टाइटल और पार्टीज, इनके इशू अभी बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे. और मैटर इन इशू को अभी आप कंप्लीट कर भी नहीं सकते, दैट इज वेरी बिग ब्रॉड टॉपिक, बट सम आइडिया आई विल गिव यू. अब देखो, व्हेन यू आर टॉक अबाउट द पार्टीज, स्टार्ट करते हैं पार्टीज से. व्हेन यू टॉक अबाउट द पार्टीज, इसको लिखते रहिएगा, पार्टीज में आप अपने आप लिखिएगा. तो व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टीज, पार्टीज मीन्स व्हाट? देयर हैज टू बी अ प्लेंटिफ. देयर इज अ पार्टी हु मूव्स टू द कोर्ट. Plaintiff is the person who moves to the court, and the opposite party will be called what? Defendant. तो ये इनिशियल डिस्कशन है, हर चीज़ इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा अभी. जस्ट टू स्टार्ट द सब्जेक्ट, इट इज़ इनिशियल डिस्कशन. The plaintiff will move the court. He will draft the plaint through his lawyer and get it filed in the court. He is called the plaintiff, and the opposite party will be called the defendant. अब कुछ लॉज में आप पिटीशन फाइल करते हो तो वहाँ पर प्लेंटिफ ना बोलकर आप उसको पिटीशनर बोल देते हो. यू विल कॉल हिम द पिटीशनर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम द प्लेंटिफ. जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल करना है, देन यू विल कॉल द पिटीशनर. ड्राफ्टिंग सब कुछ सेम होगा, बट द टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट. अब जो पिटीशनर का अपोजिट पार्टी होगा, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? रेस्पोंडेंट. पिटीशनर का अपोजिट पार्टी विल नॉट कॉल डिफेंडेंट, he will be respondent. Plaintiff का opposite party will be called the defendant. And then कुछ laws I told you that Indian Succession Act arbitration वगैरह, उसमें the applications has been filed. उसमें जो application file करेगा that will be called what? Applicant. और applicant के opposite party को क्या बोलते हैं? He will also be called respondent. So application, applicant, respondent. And in petition, petitioner, respondent. And in plaint, plaintiff and defendant. Now the suit will always be like this: A versus B. A will be the petitioner or plaintiff or applicant, and B is the respondent or the defendant. So that is the terminology used. So they will be called depending upon the terminology has been used. अब कई बार क्या होगा कि एक ही केस में, अब ये वाला पॉइंट मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा अभी. कई बार क्या होगा कि एक ही केस में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं. जैसे ABC ने मिलकर D के ऊपर सूट फाइल किया. अब ABC तीनों के पास मान लो D के खिलाफ जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन है, तीनों ने एक साथ मिलकर D के ऊपर सूट फाइल किया. अब दिस इज व्हाट इज कॉल्ड केस ऑफ व्हाट? जेंडर ऑफ प्लेंटिफ. अब व्हेन A, B and C joined into the suit, that is in the order 1 rule 1. So that is the different topic to be discussed. वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं कि या नहीं, तो ये सारे टर्म्स आपको ऑर्डर 1 पर जाएंगे तब डिस्कस होगा, तो अभी उसको नहीं देख रहे हैं. अब उसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है. अब A ने सूट फाइल किया है अकेले B पर नहीं, लेकिन B, C और D तीनों पर, और भी हो सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जेंडर ऑफ डिफेंडेंट्स. दैट इज जेंडर ऑफ डिफेंडेंट्स.
Similarly, it can be a case where A, B, C together filed a case against D, E, and F. मतलब more than one plaintiff filed suit against more than one defendant. What is that? That is joinder of plaintiffs on one side, and another side it is joinder of defendants. So it is both joinder of plaintiffs and joinder of defendants. So it is called the joinder of parties. So जब भी आप plaintiff join कर लो, that is also called the joinder of parties. Defendant join कर लो आप, that is also joinder of parties. और दोनों तरफ join कर लो, then also it is the joinder of parties. Now when will you join the defendants together in the same suit? उसके लिए you have got order 1 rule 3. When will you join the plaintiffs together? उसके लिए you have got order 1 rule 1. Plaintiffs can be joined into the same suit as per order 1 rule 1. Similarly, defendants can be joined in the same suit as per order 1 rule 3. So this has to be discussed later on. Repeat कर रहा हूँ, plaintiffs can be joined in the same suit together as per order 1 rule 1, and defendants can be joined together in the same suit as per order 1 rule 3. Now this has to be discussed later on. अब इसमें एक पॉइंट अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं right now, that is called the concept of pro forma defendant. They are the defendant just for the sake of it. They are the defendant just in the name, but actually that person is not a defendant. Just for formality he has made the defendant. Formality के लिए उसको defendant बना दिया, उसी को कहते हैं pro forma defendant. इसमें एक sentence लिख लो आप. A party who has been made a defendant just for the sake of it, and such defendant actually does not have any conflict of issues with the plaintiff, comma, he will be called a pro forma defendant. Such defendant actually has a conflict of issues with the co-defendant. Such defendant actually has a conflict of issues with whom? With the co-defendant. मतलब जो दूसरा डिफेंडेंट होगा उसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट था, दूसरे डिफेंडेंट के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है. अब इसको एग्जांपल से समझो आप. मान लो ए एंड बी आर द ओनर्स ऑफ ए हाउस, जॉइंट ओनर्स. A and B both are the joint owners of a premises. अब some C, he possesses the house. C ने दोनों को मकान से निकाल दिया. Now who shall file the suit for the recovery of the house? A and B are joint owners, and they have been kicked out of the house, thrown out of the house by C. Now it is A and B together who will have to join hands in filing the suit against C for the recovery of this house. But suppose B is not interested. B कहता रहने दो, कहाँ मूड मारेंगे, कौन लड़ेगा, मेरे पास दूसरा मकान है मैं उसमें रह लूँगा. लेकिन A का इंटरेस्ट है, ये कहता है मान लो कि मेरे पास एक ही मकान है, यही मकान है, मुझे यहीं पे रहना है. अब A सूट फाइल करना चाह रहा है C के खिलाफ और B कोऑपरेट नहीं कर रहा है. B is saying that no I will not involve in the suit. तो A सूट फाइल करना चाह रहा है C के खिलाफ और B कोऑपरेट नहीं कर रहा है. अब they are joint owners, A and B are joint owners, but B is not interested in filing the suit. अब आगे हम पढ़ेंगे, then you understand that A and B are necessary parties. अगर दोनों मिलकर सूट नहीं करेंगे तो बाद में सूट की डिक्री की एग्जीक्यूशन पर मुश्किल हो जाएगी. अब देयरफॉर दोनों जॉइंट ओनर्स हैं तो दोनों को ए और बी को मिलकर सूट करना जरूरी है, और फिर भी बी कोऑपरेट नहीं कर रहा है. अब व्हाट शैल ए डू इन दिस सिचुएशन? ए शैल फाइल अ सूट अगेंस्ट सी. अब बी इज नॉट विलिंग टू बी अ प्लेंटिफ. अब इस सिचुएशन में ए विल मेक बी द डिफेंडेंट, एंड देयरफॉर ए विल फाइल द सूट अगेंस्ट सी एंड बी. ए विल फाइल द सूट अगेंस्ट सी एंड बी. अब बी को क्यों बनाया इसने पार्टी? क्योंकि इसमें प्लेंटिफ तो बना नहीं सकता, क्योंकि प्लेंटिफ आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं बना सकते, लेकिन डिफेंडेंट आप किसी को भी बना सकते हो. अब इसमें बी को डिफेंडेंट बना दिया. अब जो एक्चुअल कन्फ्लिक्ट है वो ए एंड बी के बीच में नहीं है. ए और बी के बीच में ये डिस्प्यूट जरूर है कि तुम पार्टी सूट में बनोगे कि नहीं, लेकिन डायरेक्ट सीधा कन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों में, क्योंकि दोनों जॉइंट ओनर्स हैं, दोनों का इंटरेस्ट कॉमन है.
So A is a plaintiff and B is a defendant. But still the defendant B is not having any conflict of issue with A. Rather, अगर मकान की डिक्री A के फेवर में हो जाए तो B को भी फायदा होगा. So the A is having the conflict of issue with the C, and B as a defendant has a conflict of issue with the co-defendant C, and here B will call the pro forma defendant. अब इस एग्जाम्पल को आप लिख लो, राइट डाउन. A and B joint owners of some property having been dispossessed of the property. A and B joint owners of some property having been dispossessed of the property have the right to file the suit for the recovery of possession of the said property against C. Here A and B have a commonality. Here A and B have a commonality of interest. Commonality of interest means what? Joint interest. Here commonality of interest is with respect to what? The recovery of the possession of the house, and therefore they can join together in the same suit. Therefore they can join together in the same suit. Therefore they can join together in the same suit. However, if B does not agree to become the plaintiff, A has the option of filing the suit alone. A has the option of filing the suit alone, and he can make B also a defendant along with C. If he does so, B will be a co-defendant along with C. But B does not have a conflict of interest with A. Rather he still have conflict of interest with C. तो मेन आपको ये पॉइंट पकड़ना है, conflict of interest. So B does not have a conflict of interest with whom? A. Because ultimately, if the decree is passed in favor of A, so that will go in favor of B also, because दोनों joint owners हैं. So the property will go for both of them. So जो सूट में इशूज हैं वो इन दोनों के बीच में नहीं है. सूट में इशू A और C के बीच में है और B और C के बीच में. फिर भी क्योंकि B प्लेंटिफ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसको डिफेंडेंट बना दिया. अगर नहीं बनाता तो B could not have been the party. Then later on डिग्री मिलने के बाद भी A हो सकता है डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करा पाता. हो सकता है B खड़े होकर कह देता मुझे सुनाई नहीं गया, I was not heard in the suit. So that is why here B is called necessary party also. That we will discuss later on. अब what the court will do is, ये जो डिफेंडेंट है B, इसको नाम मात्र का डिफेंडेंट माना जाएगा. एक्चुअली में उसको प्लेंटिफ होना चाहिए. वो नाम मात्र के लिए डिफेंडेंट बनाया गया, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए डिफेंडेंट बनाया गया. A और B में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशूज नहीं है. अब कोर्ट व्हाट विल इट डू इज, कोर्ट हैज द पावर अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 to transpose B from the position of co-defendant to the position of a plaintiff. अब कोर्ट करेगी क्या? Since B is having a conflict of interest with C and A is also having conflict of interest with C, so court will pick up B from defendant side. वहाँ से उसका नाम स्ट्राइक आउट कर उसका नाम co-plaintiff की तरफ जोड़ सकती है. That is what is called the transposition of parties. That is in order 1 rule 10 sub rule 2. तो इस सब को बाद में डिस्कस करेंगे हम. ट्रांसपोजिशन, एडिशन, स्ट्राइकिंग ऑफ पार्टीज, ट्रांसपोजिशन एक्सेट्रा. इस पे लिख लो एक सेंटेंस. कोर्ट कैन इन सच अ केस ट्रांसपोज बी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ को डिफेंडेंट टू द पोजीशन ऑफ द को प्लेंटिफ. अब दिस ट्रांसपोजिशन कैन बी डन either ways, by suo motu court or by upon the application. This is written in order 1 rule 10. Now come back again to this example. इस example में A and B together should have filed the suit against C. A and B together should have filed the suit against C because they are the joint owners of the property. अब ये सूट कहाँ फाइल होगा? रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल होगा स्पेशल रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 में भी कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो. सेक्शन 6 में डायरेक्टली कर सकते हो या फिर 5 में सीपीसी के थ्रू कर सकते हो.
अब सपोज इट इज अ केस ऑफ सेक्शन 5 क्लेमिंग द पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल। और जैसे आज डिस्पोजेस किया तो 6 महीने के अंदर आप सेक्शन 6 में डायरेक्टली चले जाओ, जल्दी मिल जाएगा आपको पोजेशन। बट एनीवेज इट इज एक्चुअली ए हु हैज टू फाइल सूट अगेंस्ट सी एंड बी इज नॉट कोऑपरेटिंग। तो ए ने बी को भी डिफेंडेंट बना दिया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर बी का सी के साथ कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट ऑफ व्हाट? इशूज। सी हैज डिस्पोजेस्ड दिस पर्सन बी ऑल्सो, तो रिकवरी का बेनिफिट बी को भी मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली ए ऑल्सो हैव द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद सी। बट इन दोनों का आपस में दीज टू among themselves is there is no conflict because they are having the joint interest in the possession of the house. They have got the joint interest in the possession of the house. Now it is only because the B is not cooperate, A made him the co-defendant. Now what happens is, मान लो trial शुरू हुआ and somewhere at the stage of trial the court has found that the B is having a joint interest with A. Now either suo moto or on an application of A maybe the court will transpose B from co-defendant to the position of a co-plaintiff. कोर्ट करेगी क्या? ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 में सुओ मोटो या फिर एप्लीकेशन के बाद कोर्ट विल पास एन ऑर्डर और कोर्ट बी को डिफेंडेंट से हटाकर प्लेंटिफ की तरफ कर देगी। सो बी का नाम डिफेंडेंट की तरफ से कट गया और प्लेंटिफ की तरफ ऐड कर दिया। सो द स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द बी फ्रॉम द डिफेंडेंट्स पोजीशन एंड एडिंग द नेम एट द प्लेंटिफ्स पोजीशन, this position is what is called transposition of the parties, transposition of the parties. अब ये जो था B जब तक वो डिफेंडेंट की पोजीशन में था प्लेंटिफ बना दिया, नाउ देन ही इज अ प्लेंटिफ, बट एज लॉन्ग एज ही इज इन द पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट वी विल कॉल हिम अ प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, वी विल कॉल हिम अ प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। इसमें लिख लो एक और सेंटेंस, as long as such a party continues to remain a defendant he will be called a pro forma defendant, but after transposition he becomes a co-plaintiff. Okay, now next look the term subject matter. now देखो subject matter में what is the subject matter of the suit? मान लो अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा था ABC वाला मकान वाला, what was the subject matter of the suit? It was the property involved, the house, the property involved, और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बोलो it is the right to have the possession of the house. Why? Because they are the owners and they have been dispossessed, so they are having the right to have the possession of the house. So that is a proprietary right. और आप अगर जनरली बोलो तो दैट इज़ अ हाउस। अब बुक्स लाइक टकवानी अगर उसमें पढ़ोगे तो आप यू विल से दैट हाउस इज़ द सब्जेक्ट मैटर, बट वेरी टेक्निकली इफ़ यू से इट इज़ नॉट द हाउस एक्चुअली इट इज़ द राइट टू possess the house. So you can say either it is right to possess the house or you can say that it is the house itself. So यहाँ पर the subject matter is the property, or maybe you can say the right to the property. Fine, तो property तो है subject matter या property के ऊपर possessory right. अब जैसे आपका इस क्लास को अटेंड करने का राइट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, by the contract you have the right to attend the classes, and since you are a student also so you are having the license to have in the class. आपको स्लिप या आई कार्ड मिले तो उसको लाइसेंस बोल रहे हैं, बट टेक्निकली इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन that I have allowed you to attend the classes. Now suppose one of you are denied to attend the class, so you file a suit, then what is the subject matter? Is it some property or is it some right? So it is not property, it is a personal right. आपका कॉलेज पर या क्लास पर कोई कब्जे का अधिकार तो नहीं है, आपका क्लास में इतने बजे से इतने बजे तक पढ़कर बैठ के पढ़ने का अधिकार है. सो इट इज़ द पर्सनल राइट इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव गॉट.
तो ये जो पॉइंट है that what is the subject matter, so it can be some property or it can be a personal right also. That is what is called the subject matter of the suit. कि आपने किस चीज़ के लिए सूट किया है. तो जैसे एक न्यूसेंस का एग्जांपल देखा था हमने. If someone has committed nuisance against us and I file a suit for injunction and damages against him, and what is the subject matter? Subject matter is right to peaceful enjoyment of the property. तो यहाँ पर अगेन दैट इज़ अ पर्सनल राइट आई हैव. अब ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन राइट क्या है? राइट यहाँ पर प्रॉपर्टी के पोजेसन का नहीं है, क्योंकि पोजेसन को वायलेट नहीं कर रहा. तो ये प्रॉपराइटरी राइट नहीं होगा आपका, ये राइट होगा आपका राइट टू पीसफुल एंजॉय द प्रॉपर्टी. सो इट इज़ द पर्सनल राइट दैट आई हैव गॉट अपॉन दिस प्रॉपर्टी, इवन दो इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, बट द राइट इज़ अ पर्सनल राइट. अगर उसने मुझे डिस्पोजेस कर दिया, देन इट बिकम्स ए प्रोप्राइटरी राइट. So there are two kinds of things involved when you are talking about the subject matter of the suit. When you talk about the subject matter of the suit, then one is personal right and the other is proprietary right, and it can be directly the property also. अब जैसे मान लो आपका किसी के ज़मीन से जाने आने का अधिकार, तो आपका ईजमेंट्री राइट हो गया. अब यहाँ पर ये प्योर पर्सनल राइट नहीं बोलोगे, बिकॉज द राइट इज इंसिडेंटल अपॉन सम प्रॉपर्टी ओनली. सो यू विल से इट इज अ प्रोप्राइटरी राइट लाइक ईजमेंट्री राइट. और अगर आप किसी ने आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो अ प्रोप्राइटरी राइट, दैट इज़ पोजेसरी राइट, राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी. लेकिन इसको आप कह सकते हैं दैट इट इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर, लेकिन आप ईजमेंट्री राइट के केस में नहीं कहोगे. प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर. राइट टू यूज द प्रॉपर्टी, राइट टू पैसेज, राइट टू पास द प्रॉपर्टी, that will be called the proprietary right. So whenever you talk about the subject matter, always keep in mind subject matter of the suit मतलब किस बात के लिए तुमने सूट किया है. Subject matter of the suit can be some property directly, recovery of possession, etc. Subject matter of the suit can be some right which is incidental upon some property, उसको कहते हैं proprietary right. And subject matter can be some personal right which does not have anything to do with the property. For example, my right to speech. वैसे तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन कोई अगर मुझे धमकी दे रहा है और मैं राइट टू स्पीच उसके लिए उसके खिलाफ उस पर सूट करता हूँ, इट इज़ माई पर्सनल राइट. अगर कोई मुझे धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ सूट करता हूँ, दैट इज़ माई पर्सनल राइट, राइट टू इंटीग्रिटी एंड सो फोर्थ. अब सब्जेक्ट मैटर में व्हेन वी कम टू रेस जुडिकाटा, ऑल दीज थिंग्स कम टू वेरी यूजफुल. अब सब्जेक्ट मैटर की जब भी बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि वो आपका या तो किसी आपके शरीर, आपके रेपुटेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड कोई पर्सनल राइट है, या फिर किसी प्रॉपर्टी पे आपका राइट इंसिडेंटल है, उसको आप प्रॉपराइटरी राइट बोलोगे. या फिर डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी के कब्जे का सब्जेक्ट मैटर है, तो उसको प्रॉपराइटरी राइट भी बोल सकते हो, या फिर सीधा प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो. प्रॉपर्टी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, दैट इज प्रॉपर्टी राइट. अब इसको लिख लो आप एक दो सेंटेंस. राइट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट is the thing with respect to which the suit has been filed. It can be the recovery of some property, and therefore that property will be the subject matter. Or it can be any right incidental upon some property, and it will be called proprietary right. Or it can be any right not incidental upon some property, then it will be called personal right. अब इसमें आप डिवोर्स का एग्जाम्पल ले लो. The spouse, the husband, wife files a divorce petition. अब क्या ये proprietary right होगा या personal होगा? It is personal right. Similarly, custody of child, इसका petition, बच्चे की custody का petition, that is also personal. Okay.
Now let's discuss another terminology, that is relief. You see, when you talk about relief, actually you are referring to remedy. So every substantive law which creates a right, legal right. So write down, पहले लिख लो इस पर. Every substantive law which creates a legal right also provides for the remedies in the case of violation of those legal rights. When such violation has taken place, comma, and a suit is filed, comma, the claim of the remedy by the plaintiff is called his relief claimed, and whatever remedy is granted by the court will be called the relief granted. तो देखो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जब तक आप सब्सटेंटिव लॉ के टर्म्स में बात कर रहे हो तब तक आप उसको रेमेडी बोलोगे, लेकिन जैसे ही आप उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ले जाते हो और आपने कोर्ट से क्लेम किया है, देन यू विल नॉट यूज द वर्ड रेमेडी, you will say that I am claiming so and so relief. So it is only a terminological difference. Unless a suit is filed, the same thing will be called a remedy. The remedy, ubi sebi remedium. And the moment the suit has been filed, and you claim it in the prayer, in the plaint, तो जैसे ही आपने वो claim किया, that will be called a relief. अल्टीमेटली ट्रायल के बाद जो कोर्ट ने अगर आपको ग्रांट कर दिया, यू विल से दैट द रिलीफ वाज ग्रांटेड बाय द कोर्ट. अब जैसे न्यूसेंस का एग्जांपल ले लो. न्यूसेंस के लिए इन द सब्सटेंटिव लॉ यू हैव गॉट द राइट टू क्लेम damages or not. For nuisance, in the substantive law you have the right to claim damages, plus you have the right to claim injunction also. Specific Relief Act section 38. So nuisance के लिए आप damages भी claim कर सकते हो Specific Relief Act 38 section में. आप injunction भी ले सकते हो. तो जब तक आपने सूट फाइल नहीं किया, अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूसेंस के लिए क्या रेमेडीज है, तो आप बताओगे डैमेजेस का रेमेडी और इंजंक्शन का रेमेडी है. लेकिन जैसे ही आपने सूट फाइल कर दिया, सूट का एक फॉर्मेट होता है, आप अपना कॉज ऑफ एक्शन बताओगे और बहुत सारे टेक्निकल प्लीडिंग्स करोगे और लास्ट में एक प्रेयर होगा प्लीडिंग्स में, और प्रेयर में आप लिख दोगे दैट द प्लेंटिफ मे बी ग्रांटेड सो एंड सो अमाउंट एज डैमेजेस, द प्लेंटिफ मे बी ग्रांटेड द इंजंक्शन, or the defendant may be directed or ordered to injunct from committing the nuisance. जैसे ही आपने अपने प्रेयर क्लाउज में प्लेंट में लिख दिया that I want 2 लाख रुपीस का damages, तो वही रेमेडी अब आपका बन गया रिलीफ. So you are claiming relief of the damages. You are claiming the relief of damages for 2 lakhs and you are claiming the relief of injunction. Now after the trial, it is the discretion of the court whatever damages the court will grant, 1,50,000, 1,50,000, whatever, and injunction. The court आपके damages को देखेगी, उसके according decide करेगी what damages to be provided. So what was the relief claimed? 2 lakhs and injunction. And what was the relief granted? Suppose in this case it was granted 1 lakh and injunction. So relief granted is 1 lakh and the injunction. So the moment you take the judicial proceedings and you claim the remedies in the judicial proceedings, so the same thing which is called the remedies in the substantive law will now be called relief. अब एक cause of action पे आपके पास एक से ज़्यादा relief हो सकते हैं. अभी जैसे इस एग्जाम्पल में आपके पास damages का relief है और आपके पास injunction का relief है. Similarly breach of contract के केस में आपके पास damages का relief है, आपके पास specific performance का relief है, relief remedy whatever is provided, और साथ में आपका पास injunction का भी relief है. So in that ways recovery of possession में dispossession के केस में आपके पास recovery of possession का relief और साथ में आप मैच ने प्रॉफिट भी क्लेम कर सकते हो. आप बोल सकते हो कि इतने दिनों में उसने जो भी इनकम अर्न किया मकान से वो भी मुझे दे और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे. So for one cause of action you may be having more than one relief, and it is your discretion to claim all the reliefs or to claim any one of them or some of them out of all. अब if you have claimed
some of them and any one of them is left out, one or two have left out, and you have left out voluntarily, then that is called relinquishment of relief. That will be called relinquishment of relief, and that is where order to rule 2 will apply. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज relinquishment ऑफ रिलीफ. अब मान लीजिए आपने इंजंक्शन क्लेम किया इन द केस ऑफ न्यूसेंस, लेकिन उस सूट में आपने डैमेजेस नहीं मांगा. आपके पास दो रिलीफ्स अवेलेबल थे, इंजंक्शन भी और डैमेजेस भी, लेकिन आपने डैमेजेस नहीं मांगा, सिर्फ इंजंक्शन मांगा है. तो मतलब क्या कि आपने इंजंक्शन तो क्लेम कर लिया, लेकिन डैमेजेस के रिलीफ को आपने रिलिंक्विश कर दिया. अब रिलिंक्विश मीन्स व्हाट? टू गिव अप, छोड़ देना. अब बाद में मान लो इस सूट में आपको इंजंक्शन नहीं मिला, अब दोबारा आप बाद में सूट करते हो, फ्रेश सूट, कि आपने बोला कि मुझसे एक गलती हो गई थी, डैमेजेस उसमें मेंशन नहीं किया था, अब दोबारा सुनवाई करके डैमेजेस दे दो मुझे. अब विल यू नॉट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट. So for this purpose you have got order to rule 2, plus you have got provisions in a specific relief act in this particular case. जैसे आप सेक्शन 40 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखोगे, दे आर क्लियरली सेइंग कि अगर डैमेजेस क्लेम नहीं किया तो नहीं मिलेगा, और बाद में आप डैमेजेस क्लेम करते हो देन दैट विल नॉट बी अलाउड. मतलब आप बाद में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते. So there are provisions in the CPC also and there are provisions in SRA also. अब इसको यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रहे. अब रिलीफ तो आप समझ गए. व्हाट इज रिलीफ? मीन्स इट इज ओनली अ टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द रेमेडी एंड रिलीफ. अब उसके एक स्टेप ऐड आ जाके आई एम टेलिंग यू दैट अगर एक कॉज ऑफ एक्शन है आपके पास तो उसमें एक से ज़्यादा रिलीफ हो सकते हैं. आप चाहो तो सारे क्लेम कर लो, चाहो तो उनमें से कुछ छोड़ दो, लेकिन जो छोड़ दिया क्या उसको आप दोबारा क्लेम कर सकते हो. उसके लिए सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजंस इन SRA and order to rule 2 of the CPC has to be examined. तो इसको आप लिख लीजिए एक दो पॉइंट्स में. on one cause of action there may be more than one relief and the party have the option of claiming all or some of them, and if he claims only some and not the others, then whether he will be allowed to claim the relinquished relief. अब relinquished समझते हो आप? छोड़ी हुई रिलीफ. Relinquished relief, the relief which you have left out. Whether he will be allowed to claim the relinquished relief has to be examined in terms of order to rule 2 and some specific provisions of specific relief act SRA. Now let's see matter in issue. You see in every suit there is a cause of action. Cause of action means you have a particular right and which is violated. Now the duty of the plaintiff is to prove the cause of action. The duty of the plaintiff is to prove the cause of action, and the duty of the defendant is to disprove the cause of action. Now you just think of the same example of nuisance. Now in nuisance, the cause of action is what? It is the right to peacefully enjoy the property. I have the right to peacefully enjoy this premises and the violation of that right. यही है आपका cause of action. अब ये right to peacefully enjoy ये cause of action का पार्ट है, लेकिन ये right मेरे पास आया कहाँ से? From where did I get that right? अगर कोई tenant है, that right is get by tenancy. तो एक tenant का right है, एक tenant है, तो since there is a rent agreement and since he is a tenant, so he is having the right to peacefully enjoy the property. So it is his tenancy rights that includes also the right to peacefully enjoy. तो cause of action प्रूव करने के लिए जो right है आपका cause of action, आपका जो right है cause of action, उसको प्रूव करने के लिए जिस fact को प्रूव करना पड़ेगा, that is what is called the matter in issue. आपके cause of action को प्रूव करने के लिए आपको जो प्रूव करना पड़ेगा, आपको जो fact प्रूव करना पड़ेगा, या अपोजिट पार्टी को उस cause of action को डिस्प्रूव करने के लिए जो फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मैटर इन इशू. अभी इसको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे. इसमें कुछ पॉइंट लिख लो आप पहले. राइट,
the facts which go on to prove or disprove the existence of the cause of action are called the matters in issue. For example, in the case of nuisance, the plaintiff's cause of action lies in his right to peacefully enjoy the property. इसको थोड़ा अलर्ट होकर समझिएगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में मिक्सअप करके हम टॉपिक्स को अलग अलग टॉपिक्स को जब पढ़ेंगे इसके साथ. So the plaintiff's cause of action lies in his right to peacefully enjoy the property and the violation thereof. The facts on the basis of which such right to peacefully enjoy lies with the plaintiff will be called the matter in issue. For example, the plaintiff may be a tenant and therefore the fact that there was a rent agreement is a matter in issue. क्योंकि रेंट टू एग्रीमेंट है तभी तो आपको राइट टू एंजॉयमेंट है, इज एन मैटर ऑन इशू. अब सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, द प्लेंटिफ मे बी द ओनर because he was the purchaser of the property, and therefore the fact that there was a sale deed in favor of plaintiff is the matter in issue. There was a sale deed in favor of the plaintiff is the matter in issue. अब इसको ध्यान से समझना आप. अब सपोज आई एम द टेनेंट इन दिस premises and यहाँ पर my right is to peacefully enjoy and the violation thereof. अब I have to prove that I have the right to peacefully enjoy the premises. Now how will I prove that I am having a right to peacefully enjoy the premises? By proving that I am a tenant and there is a rent agreement in my favor. So the existence of the rent agreement, the fact that there is a rent agreement in my favor which creates me a tenant, that fact is the fact which will go on to prove the case. So it is the fact on which the court will base up its decision. तो इसी पे तो कोर्ट बेस करेगा कि तुम्हारे फेवर में रेंट एग्रीमेंट है, मतलब तुम्हारे पास राइट टू पीसफुल एंजॉय द प्रॉपर्टी है, therefore the cause of action is there. So the fact on the basis of which the cause of action is proved by me, or maybe the other party disprove that he is the tenant, I am the tenant. So the fact on the basis of which he can disprove my cause of action, that fact will be the matter in issue. That fact will be called the matter in issue. Now suppose you talk about the house in which you stay. You are the owner of your house. Now if there someone commits nuisance, then again the question is that you are having the right to peacefully enjoy and someone is violating your right. So what is the matter in issue there? अब वहाँ पर the existence of sale deed which gives you the ownership title. अब टाइटल तो आप ओनरशिप का आपका हो गया, लेकिन ओनरशिप मिला कैसे आपको? सेल डीड के थ्रू. तो सेल डीड का होना इज अ मैटर इन इशू और उसकी वजह से यू आर हैविंग द राइट टू पीसफुली एंजॉय. सो योर कॉज ऑफ एक्शन विल बी प्रूव्ड by proving the existence of the sale deed in your favor. Now suppose if you inherited the property, the house in which you stay, you inherited the property on the death of some person in your family. दादाजी या किसी के डेथ पर वो आपको इनहेरिटेंस में मिला है वो हाउस. Now the question is, still you become the owner by the inheritance and you are having the right to peaceful enjoy. How you are the owner? You are the owner by the fact of inheritance, and therefore existence of inheritance in your favor is what is the matter in issue. Here ownership is not the matter in issue. Ownership मिला कैसे, that is the matter in issue. Ownership तो टाइटल हो गया, लेकिन ownership आपको कैसे मिला? परचेज करके मिला, एडवर्स पोजेशन से मिला, इनहेरिटेंस में मिला, गिफ्ट में मिला. तो जिस प्रोसेस से आपको ओनरशिप मिला है, जिसकी वजह से आपको राइट टू एंजॉय मिला है, तो दैट प्रोसेस, दैट फैक्ट विल बी कॉल्ड द मैटर इन इशू. Now you have to prove that you are the owner. How and why? Because of the sale deed or inheritance, etc.
So the process by which you have acquired the right, that process which is a fact, that is what is a matter in issue. आपको अपना केस प्रूव करने के लिए उस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा. आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इसका ओनर हूँ, इसीलिए मेरे पास राइट टू एंजॉयमेंट है. लेकिन ओनर कहने से खाली काम नहीं चलेगा, आपको यही भी प्रूव करना पड़ेगा कि ओनर कैसे हूँ. इनहेरिटेंस में हूँ, गिफ्ट के थ्रू हूँ, सेल डीड के थ्रू हूँ, वॉट. तो जिस फैक्ट के थ्रू आप ओनर बन गए वो फैक्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मैटर इन इशू. और इसमें देखो 3-4 चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ, ध्यान देना. इस मकान के एग्जाम्पल में सपोज दैट यू आर अ परचेजर, उसके थ्रू आपको मकान मिला है. व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? इफ समवन इज कॉजिंग न्यूसेंस, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट? राइट टू पीसफुली एंजॉय. वही आपका कॉज ऑफ एक्शन है, वही आपका सब्जेक्ट मैटर है. द टू ओवरलैप. Right to peaceful enjoy is my cause of action along with violation, and the right to peaceful enjoy is the subject matter also, क्योंकि उसी के लिए सूट कर रहे हैं. What is relief? Damages, injunction. It is the relief. Then who is the party? You and the other party. You are the owner and the defendant. Two party. You are the plaintiff and defendant. What is the title? What is your title with respect to the property involved? That is ownership. अब suppose if you are having a tenancy right upon the property. अब न्यूसेंस का केस है इसमें, क्योंकि थर्ड पर्सन कर रहा है न्यूसेंस, लैंडलॉर्ड नहीं कर रहा. अगर आपका टेनेंसी वाला राइट है, नॉट ऑफ ओनरशिप, तो वहाँ पर आप टेनेंसी टाइटल ना बोलकर आप बोलोगे पजेसरी राइट. दैट यू आर हैविंग द राइट टू पजेस बिकॉज ऑफ द टेनेंसी. तो in case of tenancy you are having the title to possess, and in the case of ownership you are having the title to own. So there it is ownership title and here it is possessory title because of tenancy. So title is that thing, that legal capacity in which you have the right to, in which you have right you are claiming. So that legal capacity in which you have the right which you have claiming. अब किस लीगल कैपेसिटी में आपके पास आपके मकान पर राइट है? अगर आप टेनेंट हो तो टेनेंसी में, एज ए टेनेंट यू आर हैविंग द पजेसरी राइट. सो पजेसरी टाइटल होल्डर के लीगल कैपेसिटी में आपके पास उस मकान का राइट है अगर आप टेनेंट हो तो अगर आपको लैंडलॉर्ड डिस्टर्ब करता है तो आप सीधा बोलोगे एज ए टेनेंट, क्योंकि लैंडलॉर्ड और आपके बीच में टेनेंसी का रिलेशनशिप है. अब सपोज अगर आप खुद ओनर हो अपने हाउस के, तो किस कैपेसिटी में आपके पास अपने मकान के केस में न्यूसेंस रोकने का राइट है? सिंस बिकॉज यू आर द ओनर, सो दैट ओनरशिप एंड और द टेनेंसी एक्सेट्रा, दैट इज योर टाइटल. अगर टेनेंट हो तो टेनेंसी, ओनर हो तो ओनरशिप. अब आपको ओनरशिप या टेनेंसी मिला कहाँ से? ओनरशिप you have got through the sale deed. Tenancy title you have got from the rent agreement. So rent agreement का existence या sale deed का existence is your matter in issue. Broadly I am trying to put all things together. फिर से देखिएगा आप. We have discussed party or parties. Then we have also discussed subject matter. We also discussed the cause of action. Then matter in issue and relief, and then title. We had not discussed title, but it is being discussed right now. In that example of house, suppose it is my residential house. Parties, suppose I am plaintiff, I am P1 party, and there is defendant D, or suppose A. So these are the parties, P and D, plaintiff and defendant. You can name them also, A or B. अब सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट? कहने को तो आप हाउस कह सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर न्यूसेंस हो रहा है इस केस में जो एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो कहने को तो गलत नहीं है ये हाउस बोलोगे तो, बट टेक्निकली आप जाओगे तो द सब्जेक्ट मैटर इज राइट टू पीसफुली एंजॉय. यू कैन ऑलवेज से द हाउस इज द सब्जेक्ट मैटर, नो डाउट्स, बट टेक्निकली इट इज द राइट टू पीसफुली एंजॉय. अब काउज ऑफ एक्शन क्या है? काउज ऑफ एक्शन भी तो वही है, राइट टू पीसफुली एंजॉय
प्लस साथ में द वायलेशन। सब्जेक्ट मैटर के लिए वायलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, योर राइट विल बी द सब्जेक्ट मैटर। अब रिलीफ क्या रहेगा, डैमेजेस प्लस इंजंक्शन। टाइटल क्या है, व्हाट इज मीन बाय टाइटल, टाइटल मीन्स माई लीगल कैपेसिटी, माई लीगल कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच I am claiming the subject matter. In what legal capacity I am claiming the subject matter? So here it is ownership. So ownership is my title. लेकिन ownership title है पर matter in issue नहीं होगा। Matter in issue वो है जिसके थ्रू मुझे ownership मिला। Matter in issue is that through which I got the title, through which I got the legal capacity, and that was the sealed deed. And therefore matter in issue will be the sealed deed. तो ये समझ में आया कि नहीं? तो जितने एग्जाम्पल लोगे उतना समझ में आएगा। When you will study res judicata, it will be explained more. But this is broadly how we have to understand these various terms issues. Now let's take another example. Now suppose there is one F. He has got a son Fs, and there is another person A. There is another person A, third person. अब F मर गया, F died. अब after the death of F के मरने पर F की सारी प्रॉपर्टी पर A ने कब्जा ले रखा है। A is in the possession of the entire property of F. अब Fs is claiming the property that I am the son, I am the legal heir, I am got the property in succession, and A is wrongfully depriving me of the possession, and therefore I want the possession back. तो सवाल समझ में आया? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। F की प्रॉपर्टी पर A ने कब्जा कर रखा है और F मर गया। अब F के मरने पर उसके बेटे Fs ने सूट किया A के ऊपर और क्लेम कर रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी का कब्जा चाहिए बिकॉज आई एम द सन। ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड दैट ही इज क्लेमिंग दैट आई एम इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ माई फादर, एंड एज अ सन आई एम हैविंग अ राइट टू ओन एंड possess द प्रॉपर्टी। अब A इज क्लेमिंग दैट F हैड सोल्ड द प्रॉपर्टी टू A। अपने लाइफ टाइम में F ने प्रॉपर्टी मुझे बेच दी थी। So he is claiming the ownership and possession of the property as the purchaser. सवाल समझ में आया? A is claiming the ownership and possession of the property as a purchaser, कि जब वो जिंदा था उसने वो प्रॉपर्टी मुझे बेच दिया था। और FS कह रहा है कि I am the owner and I have the right to possess because I am the son, and in inheritance and succession as a class 1 legal heir I have inherited the property, succeeded to the property. समझ आया? There is a suit between Fs and A. There is suit between Fs and A. सूट किया Fs ने A के ऊपर। अब आपसे सवाल है, ध्यान दीजिएगा। We have to see all these things again. Same thing again. Parties, subject matter, cause of action, matter in issue, relief, title. तो यही 4-5 चीजें जो आपको देखनी है। अब जो सूट किया है Fs ने A के ऊपर, पार्टीज कौन हो गई? Fs एंड A। प्लेंटिफ इज Fs एंड डिफेंडेंट इज A। अब इस सूट में ही इज क्लेमिंग डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल अंडर सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अंडर सेक्शन 34 of SRA he is claiming the declaration of title, and under section 5 of the specific relief act SRA he is claiming the possession of the property. तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल भी मांग रहा है और पोजेशन भी मांग रहा है Fs। पार्टीज आर Fs एंड A। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर इज द प्रॉपर्टी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज द प्रॉपर्टी। अब उसी प्रॉपर्टी का पोजेशन भी मांग रहा है, उसी प्रॉपर्टी का टाइटल भी मांग रहा है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज द प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन? कॉज ऑफ एक्शन इज राइट, फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू हैव द टाइटल, right to have the title and possession of the property, and second point is violation of the right by the denial of the title and possession. So cause of action होगा existence of title and right to possess. Existence of the title, that is existence of the right to have the title and right to possess, and the second point will be denial of the title and राइट टू पोजेशन। वायलेशन तो आएगा, वायलेशन तो लिखना पड़ेगा कॉज ऑफ एक्शन में।
So the cause of action में पहला point will be the existence of the title and right to possess the property. By whom? By FS. And the denial of the title and the right to possession by A against FS. So is that fine? अब what is the title of A? अब देखो पार्टीज में तो दोनों पार्टीज की बात कर लेंगे हम, सब्जेक्ट मैटर सेम होगा क्योंकि इस एक ही प्रॉपर्टी पे तो है, वो प्रॉपर्टी होगी सब्जेक्ट मैटर। दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी मैटर होगा तो सब्जेक्ट मैटर भी सेम होगा। कॉज ऑफ एक्शन हम देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू हुम, प्लेंटिफ, कि भाई किस बेसिस पर उसको राइट मिला टू मूव द कोर्ट। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन देखा हमने विद रेस्पेक्ट टू एफएस। अब क्योंकि एफएस ने मूव किया किधर, कोर्ट में, तो रिलीफ कौन सॉर्ट करेगा? रिलीफ भी विद रेस्पेक्ट टू एफएस देखेंगे हम, तो रिलीफ भी विद रेस्पेक्ट टू एफएस देखेंगे। अब कोर्ट डिसाइड करेगा किसको, कॉज ऑफ इसको रिलीफ को, कि रिलीफ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो वो किस बेसिस पे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, कि भाई किसका टाइटल सिद्ध हो जाएगा उसी के बेसिस पे उसको रिलीफ मिल जाएगी। अगर टाइटल सिद्ध हो गया किसका, प्लेंटिफ का, तो उसको रिलीफ मिल जाएगी। अगर टाइटल सिद्ध नहीं हुआ प्लेंटिफ का, इट इज नॉट प्रूव्ड, देन ही विल नॉट गेट द रिलीफ। अब यू हैव टू टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ बोथ, दो पार्टीज हैं, दैट इन व्हाट टाइटल एफएस इज क्लेमिंग द प्रॉपर्टी and in what title the defendant is denying the cause of action। अब देखो यहाँ पर एफएस कौन है, सक्सेसर है। अब सक्सेसर अपने आप में टाइटल नहीं होगा, और यहाँ पे एक कौन है, परचेजर। परचेजर अपने आप टाइटल नहीं होगा। सक्सेसर बनने के वजह से अल्टीमेटली आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यू आर गेटिंग द ओनरशिप। आप सक्सेसर हो तो उसकी वजह से आप ओनर बनोगे किसी प्रॉपर्टी के। So successor is the cause, and similarly here purchase is the cause, and by the purchase you became the owner। तो इधर इसको सक्सेशन की वजह से ओनरशिप का टाइटल मिला, एंड ही इज क्लेमिंग दैट परचेजर होने की वजह से उसे ओनरशिप का टाइटल मिला। सो टाइटल इज ओनरशिप। अब जिसका भी टाइटल प्रूव हो जाए हैं दोनों ओनर्स, फर्स्ट वाले का भी ओनरशिप है और दूसरे का भी ओनरशिप है। So title will be for FS also ownership and A also the ownership। अब इसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिए जो आप रिवीजन में काम आएगा आगे। So write down a line upon it। No doubts in the case, लिख लो आप, इसको रिवीजन में काम आएगा आपका। No doubts in the case, in this case FS has claims to have got the property through succession and A claims to have got it through purchase। These are the process by which they both are claiming their respective titles, but the ultimate title which each of them has acquired as per their respective claims is ownership। But the ultimate title which each of them has acquired as per their respective claim is ownership। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई द टाइटल वुड बी सक्सेसर फॉर एफएस एंड फॉर ए इट इज परचेजर। तो इस चीज में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, दैट हिज टाइटल इज एफएस टाइटल इज सक्सेसर। ऑब्वियसली ही इज अ सक्सेसर, बट सक्सेसर होने की वजह से मिलेगा क्या उसको, अल्टीमेटली ही गेट द ओनरशिप। अब मान लो टेनेंट और लैंडलॉर्ड है तो उनके बीच में रेंट एग्रीमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली टेनेंट को टाइटल क्या मिला, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में टेनेंसी राइट। सो द टाइटल ऑफ द टेनेंट इज टेनेंसी, बट थर्ड पर्सन के लिए टेनेंट इज नॉट द टेनेंट। थर्ड पर्सन के लिए द टेनेंट इज हैविंग द पोजेसरी राइट। थर्ड पर्सन से अगर डिस्प्यूट होता है इस प्रॉपर्टी के लिए तो इज नॉट द टेनेंट फॉर हिम ही इज हैविंग द टाइटल टू पोजेस। सो दैट इज द पोजेसरी टाइटल। अब here FS through succession he claims that I am the owner, so his title is ownership। Similarly A through purchase he claims that I am the owner, title is ownership। अब दोनों ही लोगों का टाइटल
ओनरशिप टाइटल, दोनों लोगों का ओनरशिप टाइटल एक ही प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं होगा। अब एडवर्स अगर है तो ऑब्वियसली उन दोनों को प्रूव करना पड़ेगा। अब एट दिस स्टेज either ऑफ देम इज नॉट प्रूव्ड इट, सो बोथ ऑफ देम आर क्लेमिंग देयर ओनरशिप टाइटल। अब आप बताइए इस केस में मैटर इन इशू क्या होगा? व्हाट इज मैटर इन इशू? इट इज सक्सेशन एंड परचेज सेल डीड। अब यहाँ पर द सक्सेशन इज द मैटर इन इशू बिकॉज उसके थ्रू ओनरशिप टाइटल क्लेम कर रहा है एफएस। तो इसको भी आप लिख लो। Here, however, since the title allegedly has been acquired by them respectively by succession and sale या सेल परचेज। अब सेल डीड नहीं बोल सकते क्योंकि सेल डीड तो डॉक्यूमेंट हुआ, सो डॉक्यूमेंट तो एविडेंस माना जाएगा। सो दैट फैक्ट ऑफ सेलिंग, सेल डीड टेक्निकली गलत नहीं है, बट व्हेन यू से सेल डीड दैट इज अ डॉक्यूमेंट, दैट इज एन एविडेंस, so you can write purchase. So have been acquired by them respectively by succession and through purchase or through sale, whatever you want. And therefore the matter in issue for FS is will be succession, and for A it will be purchase लिख दो या sale लिख दो as you wish, and for A it will be purchase. तो सेल डीड आप लिख सकते हो, नो डाउट्स, बट सेल डीड अपने आप में तो एक डॉक्यूमेंट हुआ, सो दैट बिकम्स द एविडेंस ऑफ द सेल। तो इसीलिए बोला कि सेल लिखो या परचेज लिखो। अब सिमिलरली मान लो किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया। अब सपोज आई मेड अ गिफ्ट टू यू। अब वहाँ पे अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द गिफ्ट व्हाट डज यू बिकम विद रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी? यू बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सो द टाइटल इज ओनरशिप। अब सपोज जिसने गिफ्ट दिया उसका बच्चा है, गिफ्ट दिया वो मर गया, उसका सन है। अब सन कहता है कि दैट आई एम द ओनर, और जिसको गिफ्ट किया ही सेज दैट आई एम द ओनर। या मान लो सन नहीं है, कोई परचेजर है, तो एक कहता है कि मैंने परचेज किया है और एक कहता है कि मुझे गिफ्ट मिला है। अब इन दोनों में झगड़ा है। वन सेज आई एम द ओनर बिकॉज ऑफ द परचेज एंड वन सेज दैट आई एम द ओनर बिकॉज ऑफ द गिफ्ट। अब दोनों का जो टाइटल है, रेस्पेक्टिव टाइटल जो क्लेम कर रहे हैं, दैट इज ओनरशिप। बट द फैक्ट बाय विच यू गॉट द टाइटल, द प्रोसेस बाय विच यू गॉट द टाइटल, सो फॉर वन इट इज मैटर इन इशू इज गिफ्ट, and for the other the matter in issue is sale and purchase, and the evidence of the gift is gift deed and the evidence of the sale and purchase is the sale deed. तो इसी वजह से मैटर इन इशू में सेल डीड और गिफ्ट डीड के लिए मना किया, वो एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बट द फैक्ट इज द सेल एंड द परचेज इज द सेल एंड परचेज एंड द गिफ्ट। so that you have understood. अब इसके लिए आगे एग्जाम्पल जब रेस जूडिकाटा पढ़ेंगे उसमें और देखेंगे। अब इसको और देख लो, जो मैटर इन इशू है, मैटर इन इशू, अब इस केस में सक्सेशन है। सक्सेशन इज द फैक्ट बाय विच वन इज गोइंग ऑन टू प्रूव कॉज ऑफ एक्शन, एंड हियर परचेज इज द फैक्ट by which another wants to disprove his cause of action. So ultimately when one go on to prove his cause of action, then it will automatically go on to prove his title. Or if the another go on to prove by his facts, disprove his cause of action, then ultimately that will in this case go on to prove his title. Title of what? Title of ownership. So write one point upon title also. Right. Title is the legal capacity in which a party claims the subject matter of the suit. Title is the legal capacity in which a party claims the subject matter of the suit. The party has a legal relationship with the subject matter. It can be that of ownership, it can be that of creditor. मान लो आपने किसी को कर्जा दे रखा है एंड ही इज नॉट रिटर्निंग बैक मनी बैक,
he is not returning your money back, and you have filed the suit to claim money. So in what capacity you are filing the suit? So as a creditor you have given the loan as a creditor, and what is his capacity as a debtor? So in that ways, और भी एग्जाम्पल लिख लो आप. It can be possessory title, जैसे किसी टेनेंट का मकान पर possessory टाइटल होगा. अगर कोई ओनर है तो उसका ओनरशिप टाइटल होगा. अभी इस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे, बिकॉज when we discuss res judicata the things will be repeated and more examples will be there, but you must always appreciate कि जो सब्जेक्ट मैटर आप क्लेम कर रहे हो उस सब्जेक्ट मैटर के साथ आपका क्या लीगल रिलेशनशिप है. व्हाट इज योर लीगल रिलेशनशिप? इज इट मियरली दैट ऑफ ओनर? इज इट मियरली दैट ऑफ बीइंग टेनेंट? मान लो टेनेंट का लैंडलॉर्ड से डिस्प्यूट हो जाए. अब ओनर वांट्स टू vacate the premises by the tenant. Owner wants that the tenant vacate the premises. So under what legal capacity he is claiming or asks the tenant to vacate the premises? Between the tenant and owner it is the landlord. Owner is the landlord. अब ओनर तो है वो, लेकिन मान लो सूट में वो अपने पर्सनल रीजनेबल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो कहता है कि मकान खाली करो. तो ये एक कंडीशन है रेंट एक्ट में, अगर आपने पढ़ा होगा. पर्सनल रीजनेबल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो अपना मकान खाली करवाना चाहता है. अब इस सूट में अंडर द रेंट एक्ट ही इज क्लेमिंग दैट एविक्शन एज अ लैंडलॉर्ड, एंड द टेनेंट इज क्लेमिंग दैट ही इज नॉट हैविंग लैंडलॉर्ड इज नॉट हैविंग एनी पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड द रेंट पीरियड इज नॉट येट ओवर, सो द he should be allowed to continue, tenant should be allowed to continue and claiming that as a defendant. अब मान लो किसी ने उसको डिस्पोजेस कर दिया होता. ही इज नॉट द टेनेंट, ही हैज टेकन द पोजेशन आफ्टर डिस्पोजेसिंग द ओनर. अब अगर ओनर सूट करता है फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन, देन व्हाट विल बी द टाइटल ऑफ दैट पर्सन हु इज इन पोजेशन एंड दैट ऑफ ओनर. अब ओनर तो कहेगा कि दैट आई एम द ओनर, तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द हिम? दैट इज ओनर, ओनरशिप. एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ possessor? अब possessor कहता है कि दैट आई एम द ओनर, देन दैट इज ऑल्सो दैट ही इज ऑल्सो द ओनर. तो possessor का टाइटल भी ओनरशिप का हो गया इधर. अदरवाइज द possessor इज द ट्रेसपासर, अगर वो नहीं कहता है कि आई एम ओनर. अब यू सी व्हेन यू फाइल अ सूट, अब ट्रेसपासर मान लो उसको, या फिर possessory राइट मान लो, अगर वो ओनरशिप क्लेम नहीं करता, देन ही इज हैविंग द possessory राइट सिंपल, एंड possession is 9 out of 10 points, and if adverse possession is proved then he is the owner. So you see when you file a सूट का आप ओवरऑल सारा सब्जेक्ट मैटर चेक करो. उसमें किसी और ने, मान लो एक व्यक्ति ने, उसने मुझसे एविक्शन मांगा है, ही इज क्लेमिंग एविक्शन, देन ही इज his legal capacity as a landlord. And if he is claiming possession, not eviction, possession, then he is an owner and I am a trespasser. जब eviction मांगा है, then his legal capacity will be landlord. And if he is claiming possession, not eviction, he is claiming possession, then he is owner and I am a trespasser. And since I am in possession, if it is proved that my possession is illegal, then obviously I am trespasser. But if you claim eviction on the basis of rent deed, then he is a landlord and I am a tenant. So that's all. अब इसके आगे हम डिटेल में करेंगे when we come to res judicata. अब इस वाले एग्जाम्पल में डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, रिकवरी ऑफ पोजेशन वाज द रिलीफ. अब इसके साथ में आप मैच ने प्रॉफिट भी मांग सकते हो, that will also be the relief. So whatever the plaintiff is claiming from the court, that would be the relief. तो बेसिकली हमने देखा मैटर इन इशू और टाइटल में डिफरेंस क्या है. यू हैव सीन कि आपका अल्टीमेट लीगल कैपेसिटी होगा दैट इज टाइटल, लेकिन किस वजह से वो लीगल कैपेसिटी है, दैट इज अ मैटर इन इशू. तो बस ये सेंटेंस याद रखना, दैट व्हाट इज योर अल्टीमेट लीगल कैपेसिटी, दैट यू आर क्लेमिंग, दैट इज योर टाइटल. इन व्हाट लीगल कैपेसिटी यू आर क्लेमिंग द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज द टाइटल. बट हाउ डिड यू गेट दैट लीगल कैपेसिटी, that is the matter in issue. And plus I have also explained what is matter in issue. अब ये explanation तो complete हो गया, but we would also see one or two example more upon this. Plus matter in issue में बहुत
बहुत सारे छोटे छोटे इशूज हैं. For example, matters in issue which are directly and substantially in issue, matter in issue which are collaterally and incidentally in issue, and so forth. फिर मैटर इन इशू को फैक्ट इन इशू से कैसे रिलेट करोगे, तो ये सब जब रेस जुडिकाटा पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. दिस इज नॉट द राइट मोमेंट टू डिस्कस ऑल दिस. इट वुड बी सो डिफिकल्ट टू यू टू अंडरस्टैंड एंड टू मी टू एक्सप्लेन हियर. अब रिलीफ पे रिलिंक्विशमेंट और देखेंगे डिटेल में, हम टाइटल पे मोर एग्जांपल देखेंगे. सो फॉर नाउ दैट्स इट, बट फॉर नेक्स्ट क्लास वी वुड सी द सूट एंड प्लेंट में डिफरेंस, एंड देन एफिडेविट की जरूरत क्यों पड़ती है, एंड देन सैलेमन एडवोकेट केस का एक जजमेंट है दैट वी विल डिस्कस. देन आफ्टर दैट वी मूव इनटू जुरिडिक्शन. Then section 9, because that is the gateway to the CPC that we have to discuss. So that's all for this lecture and today. Thank you.